Okay. So, hello everyone. My name is Rajesh Sharma and I'm a teacher. Basically, I am a history teacher. I teach history subject. We have our own coaching institute. ओके तो काफी समय से ये डिमांड चल रही थी कि पीजीटी हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो लेकर आया जाए और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाए क्योंकि क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे कहाँ से क्वेश्चन डाले गए हैं मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस। और देखिए वीडियो लाने में टाइम लगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि दिन में हमारी क्लासेस होती हैं और क्लासेस लेने के बाद फिर टाइम इतना नहीं बचता है कि एक वीडियो बनाया जाए इसको एडिट किया जाए फिर उसमें प्रूफ ऑन ऐड किया जाए क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। अ, बच्चों ने पूछा था कि अगर आपके कंटेंट में से क्वेश्चन आए हैं तो हमें विद प्रूफ दिखाए जाएं। तो मैंने सोचा ठीक है। पहले मैंने इग्नोर किया था क्योंकि मैं देख रहा था कि काफ़ी सारी पोस्ट और काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बातें चल रही थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे प्लस बुक्स के ऊपर भी कि भाई बताओ आपके इतनी फेमस किताबें हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं तो बताइए आपने जो हमने आपसे पढ़ा तो आपके पढ़ाए हुए कंटेंट में से 10 या 20% या 30% ही आया। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। देखिए हम मेरा भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है। ज्यादा लोग तो नहीं जानते हैं लेकिन चुनिंदा जानते हैं। तो मैंने ये फिर डिसीजन लिया कि अगर मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री सब्जेक्ट है क्योंकि मेरी इसमें मास्टरी है तो मैं इसलिए उसको कि अगर हमारे कंटेंट से अगर क्वेश्चन आए हैं 50 to 60% अगर क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए हैं तो क्यों ना मैं उसका एक छोटा सा प्रूफ दूं ताकि आपका विश्वास बन जाए। प्लस अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने कहीं पे पैसे दिए हैं और आप अपना टाइम भी दे रहे हैं तो उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और या वो दावा नहीं करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट में से आएगा कि इतना सफिशिएंट आएगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप ऐसा दावा नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड बी कंसिडर योरसेल्फ। और जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हैं चाहे आप बुक्स पढ़ते हैं ठीक है आपको रिव्यू करना बड़ा जरूरी है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ विद प्रूफ। देखो सभी क्वेश्चन तो नहीं आए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा पढ़ाया हुआ मेरे कंटेंट से आएगा जो मैंने पढ़ाया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें कोई भी बुक्स को पढ़ें आपको लगता है कि सारा उसी में से आ जाएगा तो ऐसा पॉसिबल। जो हमारे पढ़ाए हुए में से आया है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ और जो नहीं भी आया है मैंने उसके आंसर निकाल लिए हैं ढूंढ लिए हैं। आप ऐसा कीजिए आप अपनी बुकलेट लीजिए। ठीक है मेरे पास ये बुकलेट है बी सीरीज की। ठीक है आप अपनी बुकलेट और पेन अपने पास रखिए और आप आंसर को टिक करते जाइए। चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हु फ्रॉम द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ जौनपुर व्हेन द दिल्ली सल्तनत अंडर द टर्क्स बिकेम टू डिक्लाइन। ठीक है तो यहाँ पे पूछा गया था कि जब तुर्क शासक के दौरान दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था तो स्वतंत्र जौनपुर की नींव किसने रखी थी। और मैंने यहाँ पे लिखा भी हम जब तुगलक डायनेस्टी पढ़ते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि जब अंतिम जो तुगलक शासक था कौन था नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वितीय। तो ये अंतिम तुर्क शासक था और इसके बाद जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हुई थी जिसकी वजह से जो प्रांतीय शक्ति थी प्रांतीय आप समझते होंगे ठीक है तो वो धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हुआ जिनमें से पहली थी जौनपुर। और जौनपुर में किसने लिखा था तो मलिक सरवर। और क्वेश्चन में लिखा भी था और ऑप्शन ए था इसका मलिक सरवर तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें मैंने आपको ये भी लिखवाया था कुछ अदर प्रांतीय शक्तियां भी थी जो स्वतंत्र हुई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया था गुजरात मालवा बयाना और महोबा भी जिसमें से आपकी मालवा पूछी गई थी तो मालवा से थे कौन थे दिलावर खां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है आंसर बी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है तो ऑप्शन दोनों का ए हो जाएगा। ठीक है तो एक ही जगह से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया था कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस देवता के नाम पर राज किया करते थे। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। साउथ इंडिया में अगर बात करें तो जब विजयनगर किंगडम था तब ये विरूपक्ष को मानते थे। और मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि जो जब ये इनका राज्यभिषेक होते थे तो ये क्या करते थे स्वयं को भगवान विरूपक्ष का प्रतिनिधि घोषित करते थे। ठीक है और इनके आरंभिक राजधानी आनेगोंडी हुआ करती। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा सा घुमा के कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि विच फॉरेन ट्रैवलर
डिस्क्राइब द फूड आइटम सोल्ड इन द मार्केट्स ऑफ विजयनगर इन डिटेल। अगर आपने ऐसे पढ़ा है तो आप निकाल लोगे। अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा, अगर आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि सोशल इकोनॉमी के ऊपर किसने लिखा है, इकोनॉमी बेस के ऊपर किसने लिखा है, तो आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। क्यों? देखो, फूड आइटम जो पार्ट आता है मार्केट, तो मार्केट पार्ट आता है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा था, हमने दो चीजें लिखी थी कि सोशल इकोनॉमी के बारे में किसने डिटेल किया, तो तीन ट्रैवलर थे जिन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला है, जिसमें थे आपके वेनेटियन ट्रैवलर निकोलो दे कॉन्टी थे, पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक थे। देखो ये इंग्लिश मीडियम का भी है। देखो हम बोथ मीडियम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम चलता है कि इंग्लिश में बच्चे ये ना सोचे कि सिर्फ हिंदी मीडियम का ही डाला गया है। ओके, तो यहाँ पे पर्शियन ट्रैवलर थे अब्दुल रजाक और पोर्तुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पायस। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किसके बारे में, विजयनगर एम्पायर के ऊपर इन्होंने लिखा था। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो नूनीज और इसमें हमने लिखा नहीं है, ना तो हम बर्नियर लिखा है ना हमने पोलो लिखा है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, डोमिंगो पायस। ठीक है। देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा के पूछे थे, ये तो तय बात है। और आपने उसको कितना समझा था, आपने कितनी प्रैक्टिस करी थी, क्वेश्चन का जो नेचर होता है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी थी तो मुझे नहीं लगता आपके लिए डिफिकल्ट होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पूछा गया था, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कौन से वर्ष किया था। और ये मैंने देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दी गई हिंदी और इंग्लिश मीडियम नोट्स के। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो गोवा के ऊपर 1510 में बीजापुर के यूसुफ शाह यहाँ पे इसका कब्जा होता है। और इंग्लिश में मैंने लिखा था कि एक फायर्स बैटल होती है गोवा में, किसके बीच में, सुल्तान और बीजापुर आदिल शाह के बीच में प्लस अल्फेंसो दी एल्बुकर्क के बीच में ये फाइट होती है, और ये फर्स्ट टेरिटरी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं फास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, मुझे पता है कि ज्यादा ड्यूरेशन वाली वीडियो को देखता नहीं है, तो मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। बाद में आपको वीडियो ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 था कि वेयर कैन यू फाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ द विजयनगर कृष्ण देव राय टुडे प्लेस इन गोपुरम। ये भी घुमा कर पूछा। ठीक है। यहाँ पे मैंने जब स्मारक के बारे में लिखवाया था, हम्पी के जो स्मारक थे उसमें, अगर आपको लास्ट में पढ़ा हो तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था कृष्ण देव राय ने चिदम्बरम मंदिर बनाया था। क्वेश्चन देखो सिंपल था, लेकिन एग्जामिनर ने बड़ा ही घुमा कर पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चिदम्बरम। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारे कंटेंट में से नहीं था, आउट ऑफ कंटेंट था। ठीक है। क्वेश्चन था कि किसके नेतृत्व में विजयनगर का संरक्षण कार्य जो आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर होगा नंबर 1, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है। तो कॉलिन मैकेंजी के गाइडेंस में ये जो विजयनगर का जो कंजर्वेशन था वो शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बाहर था। देखो हमने सुंदर मूर्ति के बारे में जरूर पढ़ा है, लेकिन हमने टाइम पीरियड नहीं पढ़ा। हमें मोटा मोटा तो आइडिया पता है कि साउथ इंडिया में जब ये मूवमेंट्स आते हैं, भक्ति मूवमेंट्स आते हैं, तो उसमें किस किस का क्या रोल रहता है। लेकिन एग्जैक्ट किसी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये बताना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। लेकिन मैंने काफी रिसर्च किया इसके ऊपर, और देखो वीडियो लाने में टाइम इसलिए भी लग जाता है कि जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे तो उनको वेरीफाई करना उनमें टाइम लगता है, और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। वीडियो को एडिट करना, उसको मार्क करना, जो जानते होंगे इस काम को वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें मेहनत काफी लगती है। देखो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1200 टू 1300 बीसी। लेकिन एग्जामिनर ने ऑप्शन बी में भी दे रखा था, ऑप्शन ए, तो तीनों कंफ्यूजिंग थे। लेकिन मैं जिस निष्कर्ष के ऊपर निकाला है मैंने, तो मुझे लगता है ऑप्शन सी इसका होना चाहिए, 1200 टू 1300 सी, यानी कॉमन ईरा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 देखो, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लेकिन ये मुझे मिला नहीं, मैंने कहाँ पढ़ाया था ये। ठीक है। लेकिन फिर भी ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका आंसर हो जाएगा। देखो पूछा गया था कि जो मेडिवल टाइम पीरियड में जो तजकिरे थे वो होता क्या था, ये तजकिरे। तजकिरे मेडिकल मेडिवल टाइम पीरियड में बेसिकली जो सूफी सेंट्स होते थे ना, उनकी बायोग्राफी होती थी। तो सूफी सेंट्स की जो बायोग्राफी होती थी हम उसको बोल देते थे तजकिरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और ये रेपिटेड क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है, या आपने अगर अदर्स एग्जाम देखे होंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस मीराबाई वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैदास या फिर रविदास को बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने मार्क भी किया हुआ था कि आपको दिखाई दे सके। ठीक है जी, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है बिफोर बिकमिंग ए सेंट गुरु नानक was trained to be which of the following। देखो
अगर आप यहाँ पे, मैंने मार्क पे किया है ट्रेंड वर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे पूछा गया था किस प्रोफेशन में वो ट्रेंड थे। देखो, अगर गुरु नानक, अगर आपने सिख के बारे में, सिखों के बारे में पढ़ा है, सिख हिस्ट्री पढ़ी है, तो यहाँ पे देखो नानक के टाइम पीरियड में सोल्जर वगैरह तो ऐसी कोई चीज ही नहीं। शॉपकीपर के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वीवर के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तो बचा कौन है? एन अकाउंटेंट। ये भी एक रेपिटेड क्वेश्चन था। एन अकाउंटेंट, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट था हमारे, हमने जो टेस्ट सीरीज दी थी उसी का पार्ट, एन अकाउंटेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन 12 पूछा गया था कि जो टैलीकोट का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोट, उसके बाद कौन सा शासक विजयनगर पर अरविड वंश के शासन को चलाने के लिए लौट आया था। ये बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड में पूछा गया था, क्योंकि जब बैटल ऑफ तालीकोट हुई थी, मैंने यहाँ पे मार्क भी किया था, तो क्या होता है कि जो सदाशिव राय थे, बैटल के दौरान ही जो राम रया था उसका भाई था तिरुमल, जिसने आगे चलकर अरविड वंश की स्टेब्लिश करी थी। तिरुमल क्या करते हैं, सदाशिव को वहां से बाहर निकालते हैं, और सदाशिव उसके बाद शासन करने के लिए लौट आता है। लेकिन लेकिन बाद में जब उसको लेकर आया जाता है, तो बीच टाइम पीरियड में ही इसको पेनगोंडा में आपके जो सदाशिव जो होते हैं, इसकी हत्या कर दी जाती है, और राम रया जो होते हैं, सॉरी, राम रया के भाई जो होते हैं तिरुमल, वो उस पे अरविड वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाशिव। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हाट वुड मजनिक मेंट। मजनिक का मतलब क्या था, और यहाँ मैंने स्पेशली लिखवाया होता कि मजनिक का मतलब, देखो तीन चीजें थी मैंने लिखवाई थी, ये थी, एक था मगरिब, मजनिक और उराद। इनका काम होता था कि जो दीवारें तोड़ने हेतु किलों पर गोले फेंकने हेतु इनका उपयोग किया जाता था। तो स्पेशली तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मशीनी तोपें। अब देखो गोले कैसे फेंके जाएंगे, कोई मस्केट से थोड़ी गोले फेंके जाएंगे, तो इसलिए मशीनी तोप होगी, उसके थ्रू ही फेंके जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सात आठ ये लिखवा के रखे, तो यहाँ से क्वेश्चन 14 और 15 ये भी हमारे आउट ऑफ कंटेंट था। देखो, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सैंट थे, ये आपको पता है। ठीक है, हमें भी पता है, सारे किसी को ये पता। हमें ये भी पता है ये बंगाल में जन्म हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हम चूक गए कि हमने ये लिखा नहीं कि भाई बंगाल में तो जन्म हुआ था, लेकिन बंगाल में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, किस जगह इनका जन्म हुआ था, कौन से शहर में। तो ये हुआ था नाडिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नदिया या फिर नाडिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 विच डेक्कन सुल्तान वाज कॉल्ड द जगत गुरु बाय हिज सब्जेक्ट्स। देखो, जब आप बहामनी किंगडम बढ़ते हैं, तो बहामनी किंगडम जब डिस्ट्रॉय होता है, यानी बिखर जाता है, तो पांच डिवीजन होते हैं, वेरार, बीजक, गोलकुंडा, अहमदनगर। ठीक है, ये पांच बनकर आते हैं। इसमें से अगर आप देखो, ये थोड़ा सा आप निकाल, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता ना इनके बारे में, तो आप क्वेश्चन निकाल सकते थे। कैसे? मैंने ये जरूर लिखवाया है कि जो इसका, पहले मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी, इब्राहिम आदिल शाह। क्यों होगा? देखो, जगत गुरु किसको बोला जाता है? उसी को कंसिडर किया जाएगा जो सबको भलाई का काम करे, सबको इक्वल ट्रीट करे, यानी कि उसके टाइम पीरियड में सबको सही होगा, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, अपने दरबार में हिंदुओं को भी रखे, मुस्लिम को भी रखे। ठीक है, सबको पैटर्नाइज करे, यानी संरक्षण प्रदान करे। तो ये अगर आपको पता हो, तो इब्राहिम आदिल शाह के बारे में, तो उसने क्या क्या किया है। एक तो खुद ये इंटरेस्ट था बिजनेस एंड ट्रेड में, यहाँ तक कि इसने अपने कोर्ट में मुस्लिम को भी रखा था, और इसने काफी सारे अच्छे काम भी किए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन से, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा एक मुगल अफसर था जिसने शामबाजी को नहीं, जिसने संगमेश्वर में शामबाजी को बंदी बनाया था। और मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था, मुकर्रब खान जो थे, इन्होंने शामबाजी सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था 1689 की ये बात है, और यहाँ पे लिखा गया 1689। आंसर हो जाएगा ए, मुकर्रब। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि हु बिकम द प्रतिनिधि ऑफ द मराठा किंगडम इन 1701 आफ्टर द राजा राम डेथ। तो राजा राम की जब डेथ होती है, तो कौन प्रतिनिधि बनता है? तो देखो, ऑप्शन यहाँ पे जो दिए हुए थे, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही दिए हुए थे। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र पंत, नीलकंठ। नीलकंठ यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखवाया था प्रतिनिधियों की लिस्ट में जो अमात्य बनते हैं, वो बनते हैं आपके, वो बनते हैं रामचंद्र पंत, नीलकंठ प्रथम अमात्य। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि कौन सा मुगल प्रिंस था जिसको टाइटल दिया गया था बुलंद शाह इकबाल का। ये आपको ऑलरेडी पता है किसको दिया गया था, तो दारा शिकोह, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा था बुलंद इकबाल, टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल। शाहजहां है लॉन्ग कंसीडर दारा एज ए राइट सक्सेसफुल सक्सीडर, इसके बाद हमने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये भी आउट ऑफ कंटेंट था हमारे से। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1721 के दौरान, जो स्वय जय सिंह द्वितीय थे,
उनको हराने के बाद किस जाट नेता ने आत्महत्या कर ली थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो जो चूड़ामन भाई साहब थे, तो चूड़ामन भरतपुर के जाट थे, और ये जो भाई साहब होते हैं ये सुसाइड कर लेते हैं जब ये बैटल में हार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, whom did बंदा बहादुर किल एट सरहिंद टू avenge the death of गुरु गोविंद सिंह सन्स? बंदा बहादुर जो थे इन्होंने क्या किया था? एक नाम आता है वजीर खान। ठीक है, वजीर खान ने क्या किया था, जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके दो बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, ईंटों ईंटों के अंदर चुनवा दिया था, जिनका नाम था, एक था आपका फतेह सिंह और आपका जोरावर सिंह। इन दोनों को इसने जिंदा चुनवा दिया था, जिसकी वजह से बंदा बहादुर ने इस चीज का बदला लिया था। और किसको मार दिया था? इसको मारा था, मौत के घाट उतारा था वजीर खान को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, कि मुगल काल में प्रसिद्ध निर्यात स्थल लाहौरी बंदर प्रांत किसमें था? देखो ये थोड़ा सा काफी क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये, क्योंकि मैं इसको जब सर्च कर रहा था तो इसके दो ऑप्शन निकल कर आ रहे थे। एक ऑप्शन निकल कर आ रहा है सिंध, और एक निकल कर आ रहा है पंजाब। तो मैं अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, पंजाब, क्योंकि उसमें पंजाब काफी बड़ा था, तो पाकिस्तान का कुछ पार्ट भी आता था। तो अकॉर्डिंग टू मी पंजाब एज अ लाहौरी बंदरगाह हो सकता है, क्योंकि ट्रेड का जो एक्सपोर्ट करते थे, अकॉर्डिंग टू मी पंजाब हो सकता है। लेकिन आप फिर भी इसको क्वेश्चन मार्क में रख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप, अगर आपके पास ये वेरीफाई आंसर है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस आर सी मंजूरदार, विच सेंचुरी वाज द डार्केस्ट एज इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? देखो जो इतिहासकार थे हमारे, वो थे आरजी मंजूरदार के अनुसार भारतीय आर्थिक इतिहास में कौन सी सदी सबसे अंधकारमय थी? तो अंधकारमय थी वो थी 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस भारतीय इतिहास में कौन सी सदियों को हिंदुस्तानी साहित्य के ऑगस्टन युग की तरह पहचाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 16 एंड 17 सेंचुरी। देखो ये काफी हार्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, देखो ये क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आया हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये जो सिराजुद्दौला थे, जो सिराजुद्दौला के किस आंतरिक दुश्मन को अंग्रेजों का सीधा समर्थन प्राप्त हुआ था? तो हमने पढ़ा था कि जो प्लासी के युद्ध एक षड्यंत्र रचा गया था। ठीक है, एक अलीगढ़ संधि हुई थी, उसके बाद क्लाइव जो था वो चाहता था कि मैं पूरे बंगाल कैप्चर करूं, अपने अंडर कंट्रोल में। तो इसने क्या किया, ये चाहता था कि मैं सिराज को बेदखल कर दूं, और वहां पर जो मैं अपना बंदा बैठाऊंगा वो कठपुतली का बंदा बनेगा। इसने क्या किया, क्लाइव और वॉट्स क्या करते हैं, सिराज के विरुद्ध एक गठबंधन बनाते हैं, और उस गठबंधन में काफी सारे लोगों को ये शामिल करता है। तो इनका 6 लोगों को शामिल, 7 लोगों को शामिल करता है, जिसमें आमिर चंद इनमें से एक था। ठीक है जी, ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन में वही स्लाइड से पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत सिराज उल मुत्कारिन किसने लिखा था? अगर आपको ये पता है कि सियार उल मुत्कारिन किसने लिखा है, तो ये था ऑप्शन सी, गुलाम हुसैन। देखो हमने इसको कैसे याद किया था, हमने याद किया था कि जब बैटल ऑफ ये प्लासी हुई थी तो उसमें सिराल उल मुत्कारिन मौजूद थे। फिर उन्होंने किताब लिखी थी गुलाम हुसैन। तो मैंने कहा था कि दो नाम क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, एक मोहम्मद हुसैन भी आता है। तो आपको याद कैसे रखना है कि प्लासी की बैटल हुई जिसमें ये हारे थे, तो आपको याद रखना, इनको गुलाम बना लिया गया, तो आप ऐसे याद रखेंगे गुलाम, ऑप्शन सी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था कि इन 1760, ठीक है, विच 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वर सरेंडर्ड टू द इंग्लिश बाय द मीर कासिम? तो मीर कासिम द्वारा कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था? अगर आपको पता हो इसके पीछे की स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो जिसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, वर्धमान, मिदनापुर एंड चिटेगांव। और मैंने यहाँ पे लिखवाया होता पहली लाइन कि मिदनापुर, बर्दवान व चट्टगांव की जिम्मेदारी कंपनी को दे दी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी एक बेसिक सेंस का क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा कि नायब दीवान के बारे में। 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त नायब दीवान मुख्यतः क्या किया करते थे? तो देखो आपको पता है स्टार्टिंग में अंग्रेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, वो मजे करते थे, पैसा कलेक्ट करना है, सारी जिम्मेदारी भारतीयों को दी हुई थी। और इसमें मैंने लिखवाया था कि जो निजामत था, एडमिन पावर और दीवानी शक्तियां किसको दी हुई थी? दीवानी शक्तियां इसमें इन्होंने भारतीयों को दी हुई थी, जिसमें से दीवान भी एक थे। और दीवानों का काम आपको पता ही क्या होता है, टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, यानी कि ऑप्शन सी, भू राजस्व की प्राप्ति का काम। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन था। देखो अगर आपको पता है जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी,
बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है आपको पता है, ट्रीटी हुई थी एक, इसके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी हम जिसको बोलते हैं। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि आफ्टर द ट्रीटी हमारे जो ये मुगल एम्परर थे शाह आलम की, ये फिर से थोड़ी सी अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देते हैं। हमने डायरेक्टली नहीं लिखा था, हमने लेकिन स्टोरी में यूं पढ़ा था कि ये खिलाफ क्या करते हैं, साजिश करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो हस्टिंग भाई साहब को उसकी भनक लग जाती है, और हस्टिंग इससे कोरा और इलाहाबाद जो उसको दिया होता है उसे छीन लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी। यस। क्वेश्चन नंबर 29। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने दीवानी राइट्स दीवानी कोर्स अगर आपने पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि कॉर्नवालिस को कौन भूल सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन बंगाल प्लेस्ड अंडर द कलेक्टर, तो स्टार्टिंग के टाइम पे में यही भाई साहब वहां थे, और इन्होंने ही, मैंने यहाँ पे लिखा था कि जेलों की संख्या डाली, इसके कार्य हमने पढ़े थे, इन्होंने काफी सारे कंडक्ट कलेक्टर नियुक्त किए थे, इनको कितना वेतन दिया जाता था, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 30। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड कर दिया है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि किसकी रहनुमाई में पूर्वी भारत के कुछ आदिवासियों द्वारा मानव बलि किए जाने वाली प्रथा का अंत हुआ। देखो ऑप्शन ए और बी एग्जामिनर ने बड़े ध्यान से डाले हैं। देखो जो बेंटिंग भाई साहब थे, बेंटिंग ने सप्रेस करने की कोशिश, दबाने की कोशिश करी थी, वो टेम्पल इन्फेंटिसाइड, हम हिंदी में नर बलि प्रथा बोलते हैं इसको। लेकिन हार्डिंग ने अपने टाइम पीरियड में सोशल रिफॉर्म्स लेकर आता है और ये नर बलि प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1799 के रेगुलेशन से स्थापित न्यायिक प्रशासन को किस गवर्नर ने 1827 में संशोधित किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा माउंट स्टूअर्ट एल्फिंस्टोन, तो उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो मैंने एक चीज और नोटिस करी, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे गए थे, या तो उनका आंसर ए था या तो उनका आंसर डी था, या फिर जिस क्वेश्चन में कोई नाम लिखा हुआ, फुल नेम लिखा हुआ है, तो उसका आंसर वो भी था। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो माउंट स्टूअर्ट एल्फिंस्टोन ये पूरा नाम है, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 32। ये क्वेश्चन थोड़ा काफी ट्रिकी था, और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1857 के बाद कौन से एक्ट ऑफ इंडिया, जिसका नाम, इसका काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह देना था, उसे कमजोर कर दिया। आपको ये पता है 1858 में एक एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाई जाती है, ठीक है, और इसको 1935 में जाकर तो अबॉलिश कर दिया था, यानी खत्म ही कर दिया था। लेकिन उससे पहले इसकी पावर को कमजोर कब किया गया? तो इसकी जो पावर को कमजोर किया गया था वो 1874 में किया हुआ था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी अगर ये ऐसा क्वेश्चन बनता है तो 1935 वाला बनेगा, या फिर इसको कब बनाया गया ऐसा बनेगा। लेकिन एग्जामिनर हमसे थोड़ा सा ज्यादा चालाक निकला, और उसने ऑप्शन सी इसका सही हो सकता है। ठीक है जी, ऑप्शन 33। ऑप्शन 33 में क्या पूछा गया? ऑप्शन पूछा गया कि किसने बंबई में इनाम कमीशन गठित किया और दक्कन में 20,000 स्टेट जब्त कर लिए थे? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था। जब 1858 का रिवोल्ट हमने पढ़ा था, और उसमें हमने कॉजेज में ये भी पढ़ा था कि जो इनाम कमीशन बनाया गया था, जिसमें से recommended that take over the jagirs on which they revened and not paid, the result was 20,000 जागीर had been confiscated। और यहाँ पे हम जब हमने सेपरेशन में जो वाइसराय पढ़े थे या गवर्नर पढ़े थे, तो यहाँ पे मैंने इनाम कमीशन के बारे में लिखवाया था कि 1852 में डलहौजी ने बनाया, और हिंदी में मैंने लिखवाया था, तीन जगह पे मैंने लिखवाया था। हिंदी में मैंने आपको बोला था कि डलहौजी ने क्या किया था, जांच करना था जो कि जागीरें थी और इनाम स्वरूप दी गई थी, तो एकड़ जमीनें जमींदारों से जब्त कर ली गई। तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी इसका हो जाएगा। देखो लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके हरकतें वैसे नहीं थी। फिर भी जब आप रिटर्न में कभी भी टेस्ट दें तो वहां पे लगा दीजिए, अदरवाइज जब आप नाम इनका ले तो ये लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। मई 1857 में मेरठ में बगावत शुरू हुई, वहां कौन अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर था? देखो हमने ये पढ़ा था कि जब हमने अलग अलग जगह पे पढ़े थे, हमने ये भी देखा था कि अलग अलग जगह में कौन सा कमांडर था, कौन रिवोल्ट रेवोल्यूशनरी कौन था। तो जिसमें हमने देखा था कि मेरठ में हमारे जनरल हैवर, जिन्होंने कमांड किया था फोर्ट एट मेरठ। ठीक है, ये हमने रिवोल्ट के टाइम पीरियड में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 35, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ये पूछा गया था कि कौन से शहर के दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में घोषणा की भारत की सरकार रानी के हाथों में चली गई है? तो आपको पता ही है 1 नवंबर 1858 में क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसमें ब्रिटेन ने तत्कालीन पीएम डिस्काउंट पामस्टन के हस्ताक्षर थे, जो कि कैनिंग ने इलाहाबाद में मिंटो पार्क में पढ़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है कि किस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट और जनहितों के मामलों पर बहस करने का अधिकार दिया था, और ये मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था। इंग्लिश में मैंने ये लगा था कि सम पावर वर अलाउड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट दे कैन डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसका कौन है क्वेश्चन आंसर बी 1892। और हिंदी में मैंने लिखवाया था 1852 का अधिनियम कि बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया, परंतु 6 दिन पूर्व प्रश्न हेतु नोटिस देना जरूरी। ओके, तो ऑप्शन बी एक्ट 1892 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच एक्ट मेड ऑल द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नर प्रोविंसेस। तो किस अधिनियम ने ब्रिटिश इंडिया के सारे प्रांतों को गवर्नरों के अधीन कर दिया, यानी कि अब बात हो रही है कि जो भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी या ब्रिटिश प्रांत है उनको एक करने। अगर आपको पता हो 1935 के एक्ट में ऐसी बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। कर तो दिया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। इसमें लिखा था ना, ऑल इंडिया फेडरेशन वाज फ्रॉम डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड यूनिट। ठीक है, यानी कि प्रोविंस यूनिट में क्या आते, प्रोविंसेस आती थी और आपकी प्रिंसली स्टेट्स आती थी। और हमने ये भी कहा था कि जो रेस्ट सब्जेक्ट हैं जो मेंशन इसमें नहीं होंगे वो किसके पास, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी, तो वायसराय के पास में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट 1935, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 38, नफरत की जगह प्रेम की पैगाम जगाने वाली किताब हिंद स्वराज गांधी जी ने किस वर्ष में प्रकाशित की थी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो काफी तबाही मचा रहे थे, वहां पर अंग्रेज काफी परेशान थे। तो इसके बाद गांधी जी को लंदन भेजा जाता है और वहां पर ये जाते हैं, वहां पर ये सावरकर से मिलते हैं, और उसके बाद जब वापिस ये आते हैं तो शिप में ही ये रिटर्न किताब में बुक लिखते हैं हिंद स्वराज 1909 में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1908 दिया हुआ था। और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखवाया था कि लंदन से अफ्रीका लौटते वक्त 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन 44। ठीक है जी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन 39 भी था जो इसमें आई थिंक मैंने मिस कर दिया, वो ये था कि गांधी जी की कार्यशैली पर उनकी मां पुतली बाई के जरिए कौन से पंथ का प्रभाव पड़ा था, तो ये था प्रणामी पंथ। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप याद अपनी बुकलेट में टिक कर लीजिए, प्रणामी पंथ से इनका प्रभाव पड़ा था। उसके बाद है क्वेश्चन 40। ठीक है, क्वेश्चन 40 ये पूछा गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी रेपिटेड क्वेश्चन था कि डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर भाई साहब थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बनाई थी वो कब बनाई थी। देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 1906 में बनाई थी, सॉरी माय बैड, 1936 और बॉम्बे में बनाई थी। आपको पता है ना अम्बेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, ऑब्वियसली 1936, ऑप्शन सी बॉम्बे 1936। ठीक है जी। क्वेश्चन 41, चलो मैं ये एडिट कर दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा। क्वेश्चन 41 था कि किस कांग्रेस नेता ने लिखा है कि स्वदेशी आंदोलन वर्गों और आवाम में एक मंच पर लाएगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि विच कांग्रेस लीडर रोड दैट द स्वामी स्वदेशी मूवमेंट वुड ब्रिंग द क्लासेस एंड मासेस अपॉन द सेम प्लेटफॉर्म। तो आपके बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन था कि भारत के किस हिस्से में 1866 में एक भयानक अकाल पड़ा जिसने बंगाल के बड़े क्षेत्र पर सवाल खड़ा कर दिया था। देखो अगर आप इस ईयर 1866 को देखें, ठीक है, कि विच पार्ट ऑफ इंडिया फेस्ड ए डिवास्टिंग famine in 1866 which raised the question of the seas of Bengal। ठीक है, इसका ऑप्शन जो लग रहा है मुझे वो उड़ीसा होगा, क्योंकि 1866 दिया है तो उसके टाइम पीरियड में जॉन लॉरेंस थे उस टाइम पीरियड के दौरान। तो जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में 1866 में उड़ीसा में फैमीन पड़ा था, तो इस हिसाब से इसका आंसर उड़ीसा होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 43। ठीक है, वो है हु, चलो हिंदी में पढ़ देते हैं। 1895 में पूना शहर में किसने रानी विक्टोरिया की मूर्ति को जूतों की माला पहनाई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो आई थिंक बलवंत गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44। ठीक है, कि हु कोलैबोरेटेड दी बिपिन पाल टू पब्लिश दी वंदे मातरम इन 1906। ठीक है, तो 1906 में जो वंदे मातरम आई थी, जो नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की कटु आलोचना करता था, प्रकाशित करने में बिपिन पाल की मदद किसने करी थी। तो यहाँ मैंने लिखा था कि जो वंदे मातरम पत्र प्रकाशित किया जाता है जिसके संपादक होते हैं अरविंदो घोष, तो अरविंदो घोष। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। ठीक है जी।
45 हु फाउंडेड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन बॉम्बे 1940, तो ये आता है एम एन रॉय, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ललित। ठीक है। क्वेश्चन 46, गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ये आप सभी को पता होगा, जो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। हमने कहा था कि गांधी जी बाहर अफ्रीका से लौटते हैं, फिर वो रणजी ट्रॉफी गेम खेलते हैं, इसमें वो केक खाते हैं, यानी चंपारण अहमदाबाद मिल गया, खेड़ा सत्याग्रह, आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी अहमदाबाद मिल वर्कर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, ये पूछा गया था, देखो ये घुमा के पूछा गया था क्वेश्चन था कि जो नवंबर 1920 में दिल्ली में हुई थी अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस में शरीक होने वाले एकमात्र हिंदू नेता कौन से। देखो जो 1920 में ये जो हुई थी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इसमें गांधी जी एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एम के गांधी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत में कौन से इलाके के लोग कांग्रेस का ओतियार कहने लगे। तो ओतियार जो कहने लगे थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका भोजपुर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहाँ से डाला गया था आई डोंट नो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ए भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित लोगों में से किसने मध्य प्रांत में 1925 में मंत्री पद को स्वीकार किया था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा एम आर जायकर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसको आप इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो सलानी छतरी का मेला आयोजित किया जाता है अंबाला में, तो वो किसके लिए अपना आयोजित किया जाता है, वो किया जाता है गाजी मियाँ, ऑप्शन डी। ठीक है जी। और 51, ये पूछा गया था कि जो बंदी जीवन किताब किसने लिखी थी, तो ये सभी को पता है, सचिंद्रनाथ सन्याल, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया हिंदी में भी और इंग्लिश में, सचिंद्रनाथ जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन से वर्ष 25 देशों वाला गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड में हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये आपको नहीं आते होंगे, ये तो स्टैटिक जीके क्वेश्चन थे। 53, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। अब इसमें मैं क्या आपको स्क्रीनशॉट दूं, ये 1960 की ट्रीटी हुई थी, ये आपको सभी को पता है, भारत और पाक में और ये सिंधु जड़, ये इंडस वाटर ट्रीटी, ऑप्शन डी। 54, कौन से साल में हिमाचल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दिन सी कैटेगरी स्टेट घोषित किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1950 के टाइम। देखो यहाँ पे लिखा गया है सी कैटेगरी अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 55, देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फायदा नहीं है। तो इसका क्वेश्चन 55, तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो फोर्ट कैप्चर किया वो था कांगड़ा फोर्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, आई थिंक ये गलती से सचिन सिन्हा की फोटो लग गई यहाँ। ठीक है। 56, संविधान सभा में किसने कहा था कि जनता ही असली अल्पसंख्यक है, आपको पता ही है, नन अदर देन, कौन कह सकता है ये, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 57, पूछा गया कि हु रोट दैट फ्लेक्सिबल हिंदुस्तानी जो भारत की सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय भाषा बन सकती है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन डी। 58, विच इंटरेस्ट डिड द यूनियन पार्टी इन पंजाब रिप्रेजेंट बिटवीन द 1923 एंड 1947। अगर आपको पता हो इलेक्शन हुए थे जिसमें पंजाब में, हमने बताया था कि कहाँ कहाँ पर कांग्रेस मेजोरिटी में थे, कहाँ कहाँ आपके मुस्लिम लीग मेजोरिटी में बनकर आए थे, कोalition गवर्नमेंट को। तो कोalition गवर्नमेंट पंजाब में बनी थी विद यूनियन पार्टी, विद सिकंदर हयत खान मिक्स्ड अप विद मुस्लिम लीग एंड रिमेन सो टिल 1947। अब इसका आंसर होगा डी। अब देखो एक स्टेट में ऐसा थोड़ी होगा कि एक स्टेट में, यहाँ अगर मैं हिमाचल में बात करूँ आपको हिंदू मिलेंगे, मिक्सर ऑफ लोग मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इसका बेसिक सेंस बनती है, तो ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एंड सिख लैंड हो। ठीक है। क्वेश्चन 59, तो ये पूछा गया था कि राज्य सबके लिए होना चाहिए चाहे वह किसी भी जाति या पंथ का हो, और गे डे बिरला को के शब्द जून 1947 में किसने लिखे थे। अगर आपने थोड़ी सी आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर आपने पढ़ा हो कि पंचवर्षीय योजनाएं हमने जहां पर पढ़ा था, तो यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते थे कि जब बिजनेस ट्रेड की बात आती है तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ये डिसेंट्रलाइज हो, लेकिन वो सेंट्रलाइज चाहते थे, तो महात्मा गांधी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 60, कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सेकुलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। जो सेकुलरिज्म है वो पार्ट किसका है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो था आपका 1976 में। ये आप पॉलिटी में पढ़ोगे, काफी सारे केस आए थे जमीन से रिलेटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, आपका पार्ट आ गया, ये उतना पिशतम नामक किरदार को आप किस प्राचीन सभ्यता से जोड़ सकते हैं। भाई ये तो आप सोच सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये था एंशिएंट मेसोपोटामिया। क्वेश्चन 82 था, द आर्कियोलॉजिकल फाइंड कॉल्ड द वर्का हेड फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो ये भी आपके मेसोपोटामिया से मिले हैं वर्का हेड। ठीक है। क्वेश्चन 83,
अच्छा, ये क्वेश्चन हमने जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था तो हमने एंशिएंट वर्ल्ड में सिर्फ हमने रोमन कैटेगरी को पढ़ा था, रोम सिविलाइजेशन पढ़ी थी। इसमें पूछा कहते हैं फारस की खाड़ी के तट पर किसने रोमन सम्राट संभवतः भारत भेजे के बारे में, हमने यहाँ पे लिखा भी था। इस अवधि में एकमात्र अभियान त्राजान का हुआ था जिसने फारस की खाड़ी के किनारे भारत को जीतने का स्वप्न देखा, तो यहाँ पे त्राजान ऑप्शन सी हो जाए। 84 क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज रोमन शासन काल में यूफ्रेटिस नदी के पश्चिमी यानी आज के इराक में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हमने आई थिंक मिस्र की सिविलाइजेशन में हमने चार के बारे में पढ़ा था कि अफ्रीका में कौन सी कॉप्टिक कॉल्टिक ये हमने पढ़ी थी। ठीक है, अराबिक हमने ये पढ़ी थी, तो उसमें अरामिक हो जाएगा। कॉप्टिक और अरबी हमें पता थी, और पुनिक पुनिक तो प्यूनिक वार्स आपको पता होगी, इसके बीच में हुई थी, और अरामिक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 प्राचीन चीन में कौन सी कागज बनाया जाता है, ऑब्वियसली पेड़ों की छाल से बनाया जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है। 86 और इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो बेबीलोन वाला हुआ था इसमें कितनी हेक्टेयर थी, तो ऑप्शन सी मोर देन 1300 हेक्टेयर इसका आंसर। नहीं, माय बैड, ऑप्शन ए मोर देन 1200 हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 86। 87 का क्वेश्चन आंसर जो होगा वो होगा कि हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में लैपिस लाउजली कहाँ से प्राप्त करते थे, मुझे लगता है ये किसी ने आंसर किया होगा, इसका आंसर हो जाएगा शोरतु गए। फिर कौन से बौद्ध दर्शन में बौद्ध मसीहा का रूप में दिखाया जाए, ये तो ऑलरेडी आपको पता, अगर आपने हीनयान महायान पढ़ा हो तो महायान में एज ए मसीहा दिखाते हैं। ठीक है। थेरावाद में तो एल्डर मोंक आते हैं, तांत्रिक बुद्धिज्म में तो आ नहीं सकते, और हीनयान में तो आपको पता है एड आइड वहां पे ऐसा तो। ठीक है। 89 में पूछा गया था कि शिलापदिक्रम नामक काव्य कौन सी भाषा में लिखा, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लगाया था कि जब आर्यंस पेनिट्रेट करते हैं तमिलनाडु में तो वहां पर इनका संगम लिटरेचर के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है, और शिलापदिक्रम रिटन बाय द इलांगो आर्टिकल इन तमिल। और यहाँ पे हिंदी में मैंने लगाया था कि तमिल साहित्य का इलियट। ठीक है। इसके बाद है किस वंश के राजाओं ने चीनियों भांति अपने आप को देवपुत्र कहा था, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे जो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कुषाण अपने आप को देवपुत्र कहते थे। 91 कौन सी जगह से मन का उद्योग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कोंडूमन। ठीक है, कोंडूमन। 92 विच गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने किस पल्लव राजा को बंदी बनाकर रिहा कर दिया था, तो ये मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ था कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में ये इन्वेड करते हैं और विष्णु गोपा को डिफीट मिलती है, लेकिन बाद में इसको लिबरेट भी कर देते हैं, यानी कि फ्री भी कर देते हैं। 93 कौन से वंश के शासकों को 8वीं सदी में गंध बंगवती कहते हैं, तो हमने ये पढ़ा था महापाल के टाइम पीरियड में इसने बंग के क्षेत्र को अवलीन किया था, उनको बंगपति कहा जाता है। ये लिखो ना, गौड़ प्रदेश और बंग क्षेत्र को महापाल के अधीन। 94 पुष्यभूति वंश के किस राजा ने खुद को राजपुत्र शैलदित्य घोषित किया था, तो ओब्रे हर्षवर्धन इसमें शैलदित्य नाम से शासन करेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। इसके अलावा इसको हेनसांग ने भी कहा था, हेनसांग ने इसको शैलदित्य का नाम दिया था। 95 किस प्राचीन नगर को महोदय के नाम से जाना जाता है, कन्नौज को, जब हमने महाजन पढ़े थे, जब हमने पांचाल लिखवाया। 96 कौन से सदरोध हमें बताते हैं कि मौर्य नेपाल के समीप गणतंत्र पलवन से, तो बौद्ध सदरोध मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, महापरिनिर्वाण सूत्र पिपली वन के मौर्य ही मौर्य अवशेष दिए हुए थे। 97 सम्राट अशोक ने समक्ष कौन सा बौद्ध दर्शन प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि स्वर्ग के दिव्य दर्शन देता था, यानी कि ऑप्शन सी। 98 गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में प्रतापरुद्र देव के देते कौन से दिल्ली सल्तनत की फौज का डटर मुकाबला किया था, तो ये था वरंगल, यह वरंगल का युद्ध पड़ा था, यहाँ पे रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 99 जोना किसका नाम था, ये आपको पता ही है, मोहम्मद बिन तुगलक। और 100 में बर्नी और एवं जूता के मुताबिक कौन सा खिलजी सुल्तान हिंदुओं का प्रेक्षक था, ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये काफी अच्छा बंदा था, इसने हिंदू के साथ अच्छा